हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में 90s के दौर में एक बेमिसाल चरित्र अभिनेता आपको जरूर याद होंगे। वो नीरज वोरा थे। वही जो रंगीला फिल्म में बिना बुलाए जैकी श्रॉफ की पार्टी में पहुंच जाते हैं और उर्मिला से लंबी लंबी गप मारते हैं। वही नीरज जो दौड़ फिल्म में गांव के मालिक चाको बनकर संजय दत्त से मजाकिया सवाल कर हंसने को मजबूर कर देते हैं। वही नीरज जो हेलो ब्रदर फिल्म में गैस की बीमारी से पीड़ित पुलिस इंस्पेक्टर बनकर हंसा दिया करते थे। मगर क्या आपको पता है कि अपनी बेजोड़ अदाकारी से सबको हंसाने वाले इस बेमिसाल अभिनेता का अंत कितना दर्द भरा हुआ था? चलिए आज हम आपको नीरज वोरा के बॉलीवुड में आने की दिलचस्प कहानी से लेकर उनके चौंकाने वाले अंत की जानकारी देते हैं। एक्टर्स तो बहुत आते जाते रहते हैं, लेकिन नीरज जैसे अदाकार अभिनय की दुनिया में सितारों जैसे चमका करते थे। वो गुजरात के रहने वाले थे। 22 जनवरी 1963 के दिन भुज में पैदा हुए थे। पिता विनायक वोरा शास्त्रीय संगीतकार थे और तार शहनाई बजाया करते थे। कुछ समय बाद वो पूरे परिवार को लेकर बंबई चले आए थे। यहीं स्कूल में बेटे का दाखिला करवा दिया। नीरज के पड़ोसी संगीतकार राजेश रोशन हुआ करते। एक बार वो उनके पिता के पास पहुंचे और बोले कि किशोर कुमार के गीत के लिए कोरस में कुछ बच्चों की आवाज चाहिए। उन दिनों विनायक वोरा के घर बच्चे संगीत सीखा करते थे। उन्होंने 5-6 बच्चों को भेज दिया, इनमें नीरज भी थे। यहीं से नीरज की कहानी शुरू हो गई थी। फिर नटवरलाल फिल्म में अमिताभ बच्चन ने जो पहला गाना अपनी आवाज में गाया था, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, उस गाने में भी कोरस में नीरज थे। अब ये फिल्मों में कैसे आ गए, चलिए बताते हैं। असल में इनके पिता बॉलीवुड को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मां प्रमिला बेन को फिल्में देखना बहुत भाता था। दोनों माँ बेटे चुपके चुपके फिल्में देखने निकल जाया करते थे। यहीं से नीरज को एक्टिंग का शौक चढ़ गया। जब भी माँ के साथ कोई पिक्चर देख कर आते तो बाहर सारे दोस्तों को फिल्म का एक एक सीन एक्टिंग करके वैसे ही बताया करते। पिता थिएटर से भी जुड़े हुए थे, ऐसे में उनके घर पर अक्सर थिएटर से जुड़े लोग आया करते। उनके सामने भी नीरज एक्टिंग करते, थोड़ा उनसे सीखते भी। बस मजाक मजाक में ही वो एक्टिंग सीखते गए। फिर बाद में उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। नीरज की असली उड़ान शुरू हुई कॉलेज में। वो कैंटीन आते जाते रहते, तब उनके नए दोस्त बनने लगे जो फिल्म लाइन में जाना चाहते थे। इनमें आशुतोष गोवारिकर, मकरंद देशपांडे और दीपक तिजोरी थे। इनका ग्रुप बन गया और ये सभी साथ साथ ही थिएटर करने लगे। फिर एक दिन इनकी किस्मत चमक उठी। 1983 की बात है। इनके कॉलेज में एक नाटक हो रहा था। ये सब लोग भी नाटक में अभिनय कर रहे थे। इत्तेफाक से वहां मशहूर डायरेक्टर केतन मेहता मौजूद थे। उनको इन सब की एक्टिंग पसंद आ गई। केतन ने सबको अपनी अगली फिल्म में जगह दे दी। 1984 में आई फिल्म थी होली, जो आमिर खान, आशुतोष से लेकर नीरज वोरा की पहली फिल्म बन गई। बस यहीं से इनके करियर की गाड़ी चल पड़ी। फिर इनको दूरदर्शन से बुलावा आ गया। मशहूर सीरियल सर्कस और छोटी बड़ी बातें में इनको किरदार मिल गए। फिर 1989 में फिल्म आई सलीम लंगड़े पर मत रो। इसमें भी नीरज को छोटा सा किरदार मिल गया। इसके बाद शाहरुख खान की राजू बन गया जेंटलमैन में अब्दुल का किरदार इनको मिला। मगर एक फिल्म ने इनकी किस्मत ही पलट कर रख दी। हुआ ये कि फिल्मों में किरदार तो मिलते जा रहे थे, मगर पहचान नहीं बन पा रही थी। किसी सीन के लिए बस नीरज को बुला लिया जाता। एक दिन आशुतोष, दीपक और नीरज तीनों साथ बैठे। सबने कहा ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। इतने में आशुतोष बोले, अब हम मिलकर फिल्म बनाते हैं, खुद ही लिखेंगे, अपना ही म्यूजिक होगा, एक्टर डायरेक्टर सब अपने। दीपक तिजोरी बोले, हाँ प्लान अच्छा है, हीरो मैं बनूंगा। राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर बनाया गया नीरज वोरा को। दीपक को हीरो बनाया गया और डायरेक्टर बने आशुतोष गोवारिकर। 1993 में फिल्म आई पहला नशा। दर्शकों को तो पसंद नहीं आई, लेकिन नीरज का लेखन आशुतोष को भा गया। वो आमिर खान के साथ अपनी अगली फिल्म बाजी बना रहे थे। उन्होंने बाजी का एक कॉमेडी सीन नीरज को लिखने को दे दिया।
अब देखिए किस्मत जब मशहूर करने पर आती है तो क्या होता है। 1993-94 के आसपास की बात है। हुआ ये कि बाजी की शूटिंग के दौरान एक बार राम गोपाल वर्मा आमिर खान से मिलने सेट पर पहुंचे। उनकी नजर आमिर की उसी स्क्रिप्ट पर पड़ी जो नीरज ने लिखी थी। रामू ने फौरन उनको बुलाया और बोले, मेरी अगली फिल्म में डायलॉग लिखोगे? नीरज बोले ठीक है। तो रामू बोले कि महबूब साहब लिख रहे हैं, उनके साथ आपको काम करना होगा। नीरज ने कहा ठीक है। कुछ दिनों बाद किसी वजह से महबूब साहब ने फिल्म छोड़ दी तो पूरी जिम्मेदारी नीरज को ही मिल गई। इसी दौरान एक और मजेदार घटना हुई। रामू लेखक को शूटिंग के समय जरूर साथ रखते थे। हुआ ये कि मड आइलैंड पर सेट लगा था और शूट का आखिरी दिन था। पार्टी का सीन शूट हो रहा था। अचानक रामू नीरज के पास आए और बोले कि जिस कलाकार को शूटिंग करनी थी वो बीमार हो गया है। एक शराबी वाला सीन है जो बिना बुलाए पार्टी में चला आता है और लंबी लंबी गप मारता है। ये सीन आप ही कर दो। अब नीरज थिएटर के मंझे कलाकार, उनको भला क्या परेशानी। वो बोले ठीक है। वो सीन शूट हुआ तो कमाल हो गया। 1985 में फिल्म आई रंगीला, सुपरहिट। लेकिन इस शराबी वाले किरदार ने नीरज की जिंदगी बदल दी। हुआ यह कि रंगीला को रिलीज हुए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन नीरज घर पर सो रहे थे। अचानक सुबह 4:30 बजे उनको फोन आया। फोन उठाया तो आवाज आई, मैं अनिल कपूर बोल रहा हूं नीरज, मैंने तुम्हारा वो रंगीला में शराबी वाला किरदार देखा है। ऐसा करो तुम सुबह की पहली फ्लाइट पकड़कर कोयम्बटूर आ जाओ, तुमको शूटिंग करनी है। नीरज बोले कि मैं आमिर और धर्मेश दर्शन के साथ बिजी हूं, मेला फिल्म में कैसे आ सकता हूं। अनिल बोले उनको अभी बताओ, वो समझ जाएंगे और फौरन चले आओ। खैर सबको बताकर वो कोयम्बटूर पहुंचे। वहां प्रियदर्शन और अनिल कपूर की फिल्म में जबरदस्त किरदार मिल गया। 1997 में फिल्म आई विरासत। फिल्म सुपरहिट और प्रियदर्शन बड़े डायरेक्टर बनकर उभरे। सुखिया के किरदार में नीरज वोरा भी छा गए। इसी दौरान प्रियदर्शन से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। प्रियदर्शन ने बोल दिया कि मेरी अगली फिल्म आप ही लिख रहे हैं। रंगीला और विरासत के बाद तो इस बेजोड़ एक्टर का एक्टिंग करियर 7वें आसमान पर पहुंचने लगा। संजय दत्त उर्मिला की दौड़ फिल्म में चाको का किरदार भला कोई दूसरा अभिनेता कर सकता था। सत्या का म्यूजिक डायरेक्टर, हेलो ब्रदर का इंस्पेक्टर, खट्टा मीठा का गनफूले हो या बोल बच्चन का माखन, एक एक सीन में बड़े बड़े अभिनेताओं पर भारी पड़ जाते थे नीरज। वहीं दूसरी ओर लेखन में भी नित नए कीर्तिमान बना रहे थे। प्रियदर्शन ने वादा किया था फिल्म देने का, दे भी दी। बड़ी जिम्मेदारी। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल को साथ लेकर फिरोज नाडियाडवाला फिल्म बना रहे थे। प्रियदर्शन डायरेक्टर बने तो उन्होंने डायलॉग्स की जिम्मेदारी दे दी नीरज को। साल 2000 में फिल्म आई हेरा फेरी। नीरज की लेखनी का ऐसा जादू कि पूरी फिल्म डायलॉग्स ने ही सुपरहिट कर दी। इनको सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक का अवार्ड भी मिला। हेरा फेरी की दूसरी कड़ी बनाने की बात आई। इस बार सतीश कौशिक को डायरेक्टर रखा गया, लेखक फिर नीरज। और भी बड़ी चुनौती तब आई। डायलॉग लिखने लगे तो सतीश कौशिक बिजी हो गए, उन्होंने फिल्म छोड़ दी। अब डायरेक्शन का जिम्मा भी नीरज का। हेरा फेरी जैसे सूरज को कौन सा दिया दिखाया जाए। खैर जिम्मेदारी संभाली, डायरेक्शन और लेखन में कमाल कर दिया। साल 2006 में आई फिर हेरा फेरी। ये फिल्म भी सुपरहिट और पहली फिल्म से किसी मुकाबले में 19 नहीं। मगर दोस्तों, बॉलीवुड में सूरज की तरह चमक रहे नीरज का अंत इतना दर्द भरा होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। 1983 में इनकी एक गुजराती लड़की से दोस्ती हुई थी। 6 साल की दोस्ती के बाद साल 1989 में दोनों ने शादी कर ली थी। किस्मत ने नीरज को इतनी दौलत दी कि अमेरिका में एक भिखारी को वो $100 दान देकर आए थे। मगर दौलत संभालने के लिए कोई वारिस नहीं दिया। वो सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसते रहे, मगर बे औलाद ही रहे। पत्नी से बहुत प्यार करते थे जो उनके जीने का सहारा थी। मगर साल 2004 में अचानक पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद वो अंदर से टूट गए। बस माँ और पिता का सहारा ही था कि अगले ही साल 2005 में पिता की मौत हो गई। भाई अलग रहने लगा तो बस माँ ही उनका सहारा थी। लेकिन साल 2014 में जब माँ की भी मौत हो गई तो नीरज गहरे सदमे में चले गए। जीने का कोई सहारा ही नहीं बचा। पूरी दुनिया में वो अकेले हो गए।
डिप्रेशन ने इनके शरीर को बीमार करना शुरू कर दिया। इसी बीच उनको हेरा फेरी 3 का ऑफर आ गया। अवसाद की बीमारी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने इस फिल्म को लिखना शुरू कर दिया। स्क्रिप्ट पूरी लिख भी चुके थे कि अचानक सब कुछ खत्म हो गया। साल 2016 की बात है। वो किसी काम से दिल्ली गए हुए थे। अचानक उनके सीने में बहुत तेज दर्द उठने लगा। फौरन उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेक किया तो पता लगा कि उनको बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ गया था। अभी हालत संभल पाती कि अस्पताल में ही ब्रेन स्ट्रोक भी हो गया और नीरज के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। उनको जिंदा रखने के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया। ये खबर फिरोज नाडियाडवाला को हुई तो वो फौरन दिल्ली पहुंचे और कोमा में चल रहे नीरज को एयर एम्बुलेंस में मुंबई ले आए। यहां उन्होंने अपने घर के कमरे को ही आईसीयू बना दिया और 24 घंटे उनकी देखभाल के लिए एक नर्स, वार्ड बॉय और कुक नीरज के साथ रहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरोसर्जन, एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट और जनरल फिजिशियन हर हफ्ते नीरज का चेकअप करने वहां विजिट किया करते थे। 10 महीने तक इसी हालत में रहने के बाद नीरज की हालत में थोड़ा सुधार होने लगा था। लगा जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे, मगर अचानक 14 दिसंबर 2017 की सुबह 4 बजे उनके अंग एक एक करके काम करना बंद करने लगे। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही नीरज वोरा की सिर्फ 54 साल में मौत हो गई। इस बेमिसाल लेखक और अभिनेता की इतनी कम उम्र में मौत ने सबको चौंका कर रख दिया था। दोस्तों, आपको नीरज वोरा की एक्टिंग और लेखनी कैसी लगती थी? उनकी कोई फिल्म, किरदार या डायलॉग आपको याद हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।